Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel IT Academy and today we will discuss about security mechanism. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती हैं और उसकी 5 मेजर कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म दैट हेल्प इन सेटिंग अप द सिक्योरिटी सर्विस इन डिफरेंट लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की जो 7 डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें हम जो सिक्योरिटी सर्विसेज की सेटिंग करते हैं ये हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि हम अटैक्स को आइडेंटिफाई कर सके और डेटा ब्रीचेस को आइडेंटिफाई कर सके। सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमें ये वे प्रोवाइड करता है कि किस तरह हम अटैक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हम अटैक्स को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते और अटैक्स हो जाते हैं तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमें ये वे प्रोवाइड करता है कि हम उस सिक्योरिटी अटैक से रिकवर कैसे कर सकते हैं। There are two types of security mechanism: specific security mechanism and pervasive security mechanism. Specific security mechanism जो हैं ये हमारे प्रोटोकॉल लेयर्स, डाटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स में हमने 7 OSI लेयर्स पढ़ी थी जिसमें फिजिकल लेयर था, डाटा लिंक लेयर था, सेशन लेयर था। इन लेयर्स की बेस पे इन पे वर्क करते हैं, जबकि जो परवेजिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये OSI सिक्योरिटी सर्विसेज या उस OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं उस पे वर्क नहीं करती। ये इनकी जो फंक्शनैलिटीज होती है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। इसके फर्दर सम ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फर्दर जो फर्स्ट टाइप है इनसाइफरमेंट। इनसाइफरमेंट का मतलब है कि डेटा हाइड कर देना। जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है, जो हालत होती है, उसको चेंज कर देते हैं। एक अंडरस्टैंडेबल डाटा को अनअंडरस्टैंडेबल डाटा में कन्वर्ट करके हम उस डाटा को सेंड करते हैं ताकि उस पर कोई अटैक्स ना हो। और ये जो हम इसकी चेंज करते हैं अंडरस्टैंडेबल डाटा को अनअंडरस्टैंडेबल डाटा में, ये हम इंक्रिप्शन के थ्रू करते हैं। इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स लगा के हम उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डाटा को सेंड करते हैं ताकि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन हमारे डाटा पे कोई अटैक्स ना हो। इसके जो पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं उसमें है AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, RSA एंड DDES। इसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ये होता है कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं रिटर्न पेपर में तो एंड पे उसके सिग्नेचर करते हैं ताकि जो रिसीवर को वो एप्लीकेशन मिले तो वो उस सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर सके कि ये किसकी तरफ से ये एप्लीकेशन आई है। तो डिजिटल सिग्नेचर जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड पे होता है जिससे जो रिसीवर है उसको पता चलता है कि किस सेंडर ने मुझे डाटा को सेंड किया है। इसके बाद आता है कि असेस कंट्रोल क्या होता है। असेस कंट्रोल हम रियल लाइफ एग्जांपल जब स्टूडेंट्स अपने LMS में लॉग इन करते हैं तो वो सिर्फ अपने ही मार्क्स को देख सकते हैं, अपने फीस वाउचर को देख सकते हैं, सिर्फ अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स की नहीं देख सकते। लेकिन जो उस क्लास का टीचर है वो उन तमाम क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल को देख सकता है, उसको वो असेस है। बट जो स्टूडेंट है उसको लिमिटेड असेस है, वो सिर्फ अपने डाटा को देख सकता है। इसी तरह जब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो जो एक यूजर होता है सिर्फ उसको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल के बारे में पता होता है कि उसके अकाउंट में कितने विड्रॉ हुआ या कितने बैलेंस है, लेकिन जो बैंक का एम्प्लॉय है उसे तमाम जो यूजर्स होते हैं उन सब के बैंक अकाउंट की डिटेल के बारे में पता होता है। इसके बाद है ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन ये होता है कि खुद को आइडेंटिफाई करवाना कि मैं एक वैलिड यूजर हूँ। तो इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम उसको ऑथेंटिकेट करवाते हैं कि मेरा ये नेम है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, और जो आगे से कॉल को रिसीव करता है वो भी अपना नेम वगैरह बताता है और बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, और दोनों आपस में ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज करते हैं। और नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये होता है कि एक थर्ड पार्टी जो होती है, वैलिड थर्ड पार्टी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दो सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उसको जो क्लेम करते हैं उसको वेरीफाई करता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये होगी कि जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो जब एक टीम कहती है कि ये आउट है और दूसरी टीम कहती है कि ये आउट नहीं है तो डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाता है। वो उस रिकॉर्ड वीडियो से देखकर वो फिर ये फैसला करता है कि ये आउट नॉट आउट है या आउट है। नेक्स्ट है राउटिंग कंट्रोल।
जब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है तो जो डाटा ट्रेवल करता है वो सम राउट्स के थ्रू ट्रेवल करता है। सम टाइम ये होता है कि सेंडर और रिसीवर मोस्टली जो सेम राउट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे अटैकर को हेल्प आउट हो जाती है और वो इजीली डाटा को चेंज करता है और इससे एडवांटेज हासिल करता है। बट इससे हम अगर राउट को चेंज कर लें तो अटैकर को अटैक करने में मुश्किल होगी। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि सम टाइम हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो शाम का टाइम हो जाता है, तो हम देखते हैं कि इस रोड पे स्नैचिंग ज़्यादा होती है, तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस रास्ते से नहीं जाते, इस रास्ते से जाते हैं। तो ये आता है राउटिंग कंट्रोल में। नेक्स्ट है ट्रैफिक पैडिंग। जब सेंडर और डाटा को सेंड करता है और उसे दोनों के दरमियान डाटा एक्सचेंज हो रहा है तो सम टाइम क्या होता है कि सेंडर जो है वो डाटा से सेंड नहीं करता, तो उसके दरमियान गैप आ जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इससे ये होता है कि जो अटैकर है उसको अटैक करने में मुश्किल होती है, उसको पता नहीं चलता कि इसमें गैप है। तो ये सेंडर ये करता है कि उस जो गैप आता है उसके दरमियान डमी डाटा रिसीवर को सेंड कर देता है और रिसीवर को भी पता होता है कि इस ड्यूरेशन में डमी डाटा आया है। तो जब हम गैप क्रिएट नहीं करेंगे, हैंस नो गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, द अटैकर कैन नॉट अटैक द सिस्टम। जब हम गैप क्रिएट नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट डाटा को सेंड करते रहेंगे तो अटैकर इजीली कर सके। बट हम जब गैप क्रिएट करते हैं, डाटा हमारा जो ट्रेवल होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। जब हम गैप क्रिएट करते हैं तो उसमें जो सेंडर है वो डमी डाटा को सेंड कर देता है और रिसीवर को भी पता होता है कि इस ड्यूरेशन में ये डमी डाटा है। Thank you so much for watching my videos. Please subscribe my channel, share my videos and like my videos.